हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि हमारे यूनिट स्क्रू थ्रेड्स के यूनिट से बिलोंग करता है। तो ये जो स्क्रू थ्रेड्स के यूनिट से जो बिलोंग करते हैं, ये जो न्यूमेरिकल्स जो अभी हम देखने जा रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल किस्म के होते हैं और ये जनरली 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड के ऊपर आधारित रहते हैं। ये सब जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम इसी न्यूमेरिकल्स के बारे में आज हम हमारी क्लास में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स को हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को पढ़ते समय एक इमेजिनेशन हमें क्लियर रहना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बताना क्या चाहता है। और क्वेश्चन बनाने की जो सबसे सरल विधि जो है वो ये है कि क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ही हम क्या करें, गिवन डेटा को हम नीचे में नोट डाउन करते चले जाएं। और अगर पॉसिबल है, अगर उस टेक्निकल न्यूमेरिकल का अगर पॉसिबल है, तो हम उसका एक बेस्ट पॉसिबल हम एक डायग्राम भी बना बना लें। तो डायग्राम बनाने से होता क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन की जो क्लियरिटी है वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम अगर बना दिया जाए तो ये इन्विजिलेटर जो आपके पेपर को चेक करेगा, उसे भी ये चीज़ समझ में आ जाता है कि आपने क्वेश्चन को एक लेवल तक के समझ चुके हैं और ये क्वेश्चन आपने बना लिया है करके। तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रोसीजर रहता है किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने का, वो बहुत ही सिंपल सा होता है कि सबसे पहले हम क्या करें कि क्वेश्चन के गिवन डेटा को हम जो है नोट डाउन कर लें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग होता है कि क्वेश्चन में जो गिवन डेटा जो रहते हैं उसके अनुसार हम एक उसका अगर पॉसिबल है तो डायग्राम बना लें। अगर उसका डायग्राम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और क्वेश्चन भी अगर अच्छे खासे मार्क्स के हैं, तो हम उसका क्या करें, एक डायग्राम बना लें। जिस डायग्राम के माध्यम से जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो भूमिका जो है, क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है, वो क्या हो जाए, बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तीसरी बात है कि क्वेश्चन देखिए, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं उसे बनाने के लिए हमें कुछ नंबर्स ऑफ फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो वो फॉर्मूले को हम क्या करें कि वहाँ पर एक जगह पर हम लिख दें कि ये फॉर्मूले का हमें उपयोग आएगा। तो ये 3 चीज़ें करने में किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट लग सकता है। डायग्राम बनाएँ तो उसे रफ हैंड आप बना सकते हैं, फ्री हैंड आप डायग्राम बना सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप फ्री हैंड डायग्राम आराम से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, अगर इस तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपका जो 30% जो प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो चुका है। 30% जो प्रॉब्लम है वो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। और अब जो है बस आपको वैल्यूज़ को, जो गिवन डेटा में वैल्यूज़ हैं, उन्हें आपको फिट करना है, उन्हें आपको पुट करना है इसमें, फॉर्मूले में आपको पुट करना है। फॉर्मूले में जैसे ही आप उसे पुट करेंगे, आपका जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने आ जाएगा। ओके? तो जो भी वैल्यूज़ जो आपके सामने आएगा, जो भी आपको वैल्यूज़ देखने को मिलेगा, तो वही आपका क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले के हेल्प से आपको जो भी वैल्यू देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो आपको क्या दिखेगा, सॉल्व होकर के दिखेगा। ठीक है? अब यहाँ पर जो है हम न्यूमेरिकल को अब हम जो है बनाना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, कैसे बन रहा है। तो आइए उन सब चीज़ों पर, उन सब प्रोसेस पर अब हम थोड़ा केयर करते हैं कि किस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल जो है वो बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारे स्क्रीन में दिख रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है, संख्यात्मक प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये देखेंगे कि व्हेन मेजरिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हेन मेजरिंग द मेजर डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स गेजेस ए 35.5 mm डायमीटर cylinder standard was used. Okay, the micrometer reading over the standard and gauge were 9.3768 and 11.8768 mm respectively. Calculate the थ्रेड गेज मेजर डायमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक पर्टिकुलरली एक थ्रेड का बहुत सी हमें वैल्यूज़ को दे दिया गया है कि इसमें जो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल जो स्टैंडर्ड है वो कितना है, 35.5 mm है।
और रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ओवर द स्टैंडर्ड जो है वो है 9.3768 mm है। और R2 भी हमें दिया हुआ है रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ओवर द गेज, है ना। एक तो स्टैंडर्ड हो गया, एक गेज हो गया। तो ये दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 11.8768 mm। ओके। अब यहाँ पर थ्रेड गेज जो है इसका मेजर डायमीटर निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा देखिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। ओके। और यहाँ पर देखिए हमें ये भी निकालने के लिए दिया गया है कि थ्रेड गेज मेजर डायमीटर कितना होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरे चीज़ों को हम ये क्वेश्चन की भूमिका को समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है। माइक्रोमीटर की स्टैंडर्ड की रीडिंग क्या है और माइक्रोमीटर गेज की रीडिंग क्या है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये R1 और R2 जो बताया जा रहा है यहाँ पर ये क्या है, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। तो ये रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ओवर द स्टैंडर्ड ये पहला लिखा हुआ, और दूसरा जो है रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ओवर द गेज ये दूसरा लिखा हुआ है ना। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल एट स्टैंडर्ड, तो ये 35 mm यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ओके, ये सारी चीज़ों को हम जो है मेज़र करते हैं। थ्रेड गेज मेजर डायमीटर, तो डाया ऑफ सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड ये हमें दिया हुआ है। ओके। तो ये क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं इसे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जैसे कि एक नट हो गया, मैं इसे बना लेता हूँ। ये जैसे कि एक नट जैसा हो गया। अब यहाँ से जो है इस प्रकार से ऐसे करके निकला होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या बने रहते हैं, इस प्रकार से ये थ्रेड किस्म के बने रहते हैं। ओके। अब इसी चीज़ को जब हम मैग्नीफाई कर देते हैं, इसी चीज़ को जब हम मैग्नीफाई करके जब हम देखेंगे तो हमें किस प्रकार से दिख रहा है, उस चीज़ को हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को जब हम यहाँ पर मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमें किस प्रकार से दिखेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है। ये जो थ्रेड्स जो हैं ये कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। ये ऐसा हो गया है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब देखिए हम जो है यहाँ पर दो ठोक वायर लगाए हुए हैं, एक और एक ये दो। तो ये पहले वायर का जो डायमीटर है ये हो गया R1, सॉरी रेडियस जो हो गया, और दूसरे वाले का हो गया R2। अब जो स्टैंडर्ड का जो डायमीटर है वो है ये वाला, ये जो इसके साथ में ये डायग्राम उतना अच्छे से यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में नहीं बन पा रहा है, ये आपको समझने के लिए है। तो ये जो है ये देखिए ये जो रहेगा ना, ये बॉल क्या रहेगा, वो अंदर की ओर घुसा रहेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इसका जो डायमीटर जो इसका जो लेवल जो रहेगा ना, ये क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, और मेजर जो डायमीटर रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसको मेजर को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो बॉल के जो टॉप सरफेस से जो मैं ये ले रहा हूँ लेंथ, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं स्मॉल एम चलिए डिनोट कर दे रहा हूँ। ये R1 आपको समझ में आ गया है, R2 भी आपको समझ में आ गया है कि दो वायर मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इसके वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। मैं बीच में आप लोगों को ये बताऊंगा नहीं, हो सकता है कि आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं। तो मैं एक काम करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग साथ में, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में हम लोग 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड को भी देख लेंगे, एक रिविजन कर लेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी पोस्ट किया है ये 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड पे, मैंने एक वीडियो लेक्चर बना करके, तो उसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ में आपको 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं। पहले ये देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर R1 क्या है, यहाँ पर R2 क्या है, दूसरा ये पहला वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, ये स्मॉल m क्या है ना, ये स्टैंडर्ड बोलेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, ये जो स्मॉल m है, और ये कैपिटल M है, इसको मेजर डायमीटर या मैक्सिमम डायमीटर बोलेंगे। ओके। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए R1 का जो वैल्यू है, देखिए पहला वाला जो रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर, तो वो है 9.3768, है ना, रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ओवर द स्टैंडर्ड। और दूसरे का है रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ओवर द गेज, तो इसका जो रीडिंग है वो कितना है, 11.8768 mm है। ओके। अब यहाँ पर थ्रेड गेजेस
मेजर डायमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो थ्रेड गेजेस मेजर डायमीटर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका देखिए हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है D1 प्लस R2 प्लस R1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है D1 प्लस R1 प्लस R2। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर D1 प्लस R2, ओके, यहाँ पर R2 माइनस R1 है। ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस प्रकार से है, इसे हम मिटा देते हैं या इसे हम ऊपर कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये है D1 प्लस R2 माइनस R1 है। ओके, तो यही फॉर्मूले के माध्यम से हमारा जो है ये वाला भी न्यूमेरिकल क्या है बन पाएगा। तो अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वैल्यूज़ को पूरी की पूरी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और पूरी वैल्यूज़ को देखिए हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं D1 प्लस R2 माइनस R1 में। तो D1 का वैल्यू है 35.5 प्लस R2 का वैल्यू है 11.8768 माइनस R1 का वैल्यू है 9.3768। तो ये सारे वैल्यूज़ को जब हमने सबमिट किया, एक साथ में हमने पुट किया है इक्वेशन में, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो वैल्यू है देखिए 35.5 प्लस 2.5, ये हमने माइनस कर दिया। तो अब जो है मेजर डायमीटर जो है ना, वो कितना आ रहा है 38 mm। तो थ्रेड गेज मेजर डायमीटर इक्वल्स टू 38 mm हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये 38 mm क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमने बनाया है ये 38 mm को, ये देखिए ये है 38 mm। ये है जो नीचे तक के का जो डिस्टेंस है, इसे ही हम कैपिटल M से हम डिनोट कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम डायमीटर होगा। ठीक है, MX भी हम बोल सकते हैं, मेजर डायमीटर। ओके, यही है मेजर डायमीटर। अब जो है, अब हम आगे की ओर देखते हैं कि आगे हम किस प्रकार से इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम देखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा केयर करेंगे कि पहले हम 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड को भी हम जो है केयरफुली थोड़ा सा समझते चले जाएं, ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स जो हम बना रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स को बनाने में हमें और आसानी हो, है ना। वो जो न्यूमेरिकल्स जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें और ज़्यादा सहूलियत हो। कि ये जितने भी 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड जो हैं, ये भी देखिए following reading were obtained while measuring effective diameter of a metric thread by 2 wire method, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है डायमेंशंस ओवर द वायर्स, ये है डायमीटर ऑफ वायर इक्वल्स टू 3 mm, पिच ऑफ थ्रेड इक्वल्स टू 5 mm। तो इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है ना। तो इसी को ही हम क्या करेंगे, अब जो है 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड को भी हम देख लेते हैं। देखिए 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड को अगर हम देखें तो हाँ, ये जो है देखिए थ्रेड है, इस प्रकार का देखिए थ्रेड रहता है। और इस थ्रेड में हम क्या करते हैं, इस थ्रेड में हम जो है देखिए ये वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें 2 वायर की ज़रूरत पड़ती है। ये वायर दरअसल पिन किस्म का रहता है, और इस पिन में हम क्या करते हैं कि इस पिन में पिन को ही हम क्या बोलते हैं, वायर हम बोलते हैं। ओके, और इस वायर में वायर के रेगुलरिटी, थ्रेड की स्मूथनेस या थ्रेड के वियर टियर को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 वायर मेथड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये टू वायर मेथड यहाँ पर क्या रहता है, 2 वायर यहाँ पर लगे होते हैं। 3 वायर में क्या रहते हैं कि एक ऊपर और 2 नीचे लगे रहते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ऊपर में जो लगे रहता है, ये क्या रहता है, इसे हम एनविल कहते हैं, जो कि नॉन मूवेबल रहता है, जो कि अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता है। अपनी जगह पर वो एक ही जगह पर, अब एक ही पोजीशन पर रहता है। बट जो दूसरा वाला जो रहता है, दूसरा जो स्पिंडल रहता है, उसे हम स्पिंडल नाम से हम उसे नॉमिनेट करते हैं। तो जो स्पिंडल आर्म जो रहता है वो क्या रहता है, वो मूवेबल रहता है। हमें जॉब के या वर्कपीस के डायामीटर के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे या पीछे जिस भी प्रकार से हमें उसे रोटेट करना है, आगे पीछे मूव करना है, वो सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मूव करके उसको हम देख सकते हैं। ओके, तो अब जो है
अब यहाँ पर जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो देखने से हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये न्यूमेरिकल जो है इसमें जो बनाने वाले जो हम हैं आज, तो न्यूमेरिकल बनाने में हमें अब जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी, क्योंकि हमने टू वायर मेथड और अब जो है, अब देखिए यहाँ पर देखिए टू वायर मेथड के बहुत से थ्योरम के माध्यम से कुछ फॉर्मूले को भी यहाँ पर डिराइव किया गया है, कुछ मैकेनिज्म या ट्रिग्नोमेट्रिक को अप्लाई करके, बट इतना लेंदी प्रोसेस में हमें नहीं जाना है। हमें जो है केवल फॉर्मूले से हमें काम है, फॉर्मूले पर केवल आप ध्यान देंगे तो भी ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और ये रही बात, ये जो थ्योरम है ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये नोट्स के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि इसका मैकेनिज़्म किस प्रकार से फ़्लो हो रहा है, ठीक है? किसके बाद कैसे हम इसे रिज़ॉल्व कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ भी सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, एक ट्रायंगल कंसिडर करके ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से इसके फ़ोर्स को रिज़ॉल्व किया जा रहा है, ठीक है? और अब हम देखेंगे थ्री वायर मेथड को। तो थ्री वायर मेथड देखिए किस प्रकार से होता है, एक ऊपर और दो नीचे रहता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो देखिए एम जो रहता है, कैपिटल एम, इसे हम मेजर डायमीटर कहते हैं, या थ्री वायर या कहते हैं हम डायमीटर ऑफ वायर्स हम कहते हैं, ठीक है? डायमीटर ऑफ मेजर वायर्स, ओके। और ई जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको साइड में, इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डायमीटर हम कहते हैं, ओके। इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर भी हम इसे कह सकते हैं। अब जो है देखिए ये मैकेनिज्म बताया गया है कि एक जो वायर है, ये वायर जैसा कि आप कॉपर वायर या जीआई वायर जैसा देखते हैं, जीआई तार जैसा आप देखते हैं, तो बस उसी प्रकार का ही ये वायर रहता है। ये कोई ऐसा सामने से तो देखिए वायर कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है, तो बस वैसे ही सर्कुलर ही रहता है ये वायर। और उसी वायर को हम क्या करते हैं कि एंगेज कर देते हैं स्पिंडल में, और उस वायर के साथ में हम क्या करते हैं, थ्रेड्स को हम रिवॉल्व करते हैं। अगर किसी भी जगह पर थ्रेड जो वायर जो है वो अगर फंसता है या किसी भी प्रकार का उसे मूवमेंट देखने को मिलता है, तो वो मूवमेंट डायल इंडिकेटर के माध्यम से हमें क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। और उसके डिस्प्ले होते ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस जगह पर कहाँ पर यह हमें देखने को मिल रहा है और क्या त्रुटि वहाँ पर अवेलेबल है, ओके। तो अब जो है देखिए यहाँ पर थ्री वायर ऑन थ्रेड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर भी हमने यहाँ पर ट्रायंगल जैसा एक बनाया है, देखिए ए बी सी डी, है ना? तो यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल को कंसिडर करके देखिए अल्फ़ा जो है ये फ्लैंक एंगल हो गया, ठीक है? अल्फ़ा बाई 2 ये हाफ फ्लैंक एंगल हो गया, ये डी देखिए डायामीटर ऑफ वायर हो गया, है ना? एच जो है ये डेप्थ हो गया, है ना? फेस डेप्थ हो गया, ई जो है देखिए इफेक्टिव डायमीटर यहाँ पर बता रहा है। तो हर एक का देखिए नॉमेनक्लेचर है, मैंने पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ों को क्लियर भी किया है आप लोगों को। तो ये थ्री वायर मेथड भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो कर दिया है। और अब जो है हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे, तो न्यूमेरिकल्स जो है देखिए सेकंड नंबर के न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल है, फॉलोइंग रीडिंग्स वेर ऑब्टेन्ड व्हाइल मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ मेट्रिक थ्रेड बाय टू वायर मेथड, ठीक है? तो ये टू वायर मेथड के जरिए यहाँ पर कुछ रीडिंग ली गई है और हमें यहाँ पर इफेक्टिव डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर टू वायर मेथड से क्या क्या रीडिंग ली गई है पर बताया जा रहा है। पहला रीडिंग है डायमेंशन ओवर द वायर्स, ठीक है? तो डायमेंशन ओवर द को कैपिटल एम के माध्यम से जो है हम उसको देख रहे हैं। तो कैपिटल एम के माध्यम से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 40 mm आ रही है, ठीक है? तो कैपिटल एम के माध्यम से जो 40 mm आ रहा है उसे हम लिख लिए। सेकंड नंबर में है डायमीटर ऑफ द वायर इक्वल्स टू 3 mm है, ठीक है? और थर्ड जो है पिच ऑफ द थ्रेड है, ठीक है? पिच ऑफ द थ्रेड जो है ये 5 mm है, ओके। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव डायमीटर को, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में अब हम देखेंगे बाय टू वायर मेथड द इफेक्टिव डायमीटर ई इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पर हम दो वायर मेथड के द्वारा हम इफेक्टिव डायमीटर को अब हम कैलकुलेट करेंगे। और इफेक्टिव डायमीटर को अब हम कैलकुलेट करके ई को अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ई इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ई इक्वल्स टू टी प्लस पी, है ना? टी प्लस पी करके अब हम सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही सरल सा देखिए एक इक्वेशन है, ई इक्वल्स टू टी प्लस पी, है ना? तो यहाँ पर टी और पी क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे, है ना? तो देखिए टी क्या है, यहाँ पर डायमेंशन अंडर द वायर्स है। और एम इक्वल्स टू क्या होता है, एम मतलब डायमेंशन ओवर द वायर्स, ठीक है? जो कि ये देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया हुआ है ना, डायमेंशन ओवर द वायर्स, इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है।
तो ये m मतलब 40 माइनस 2d हो गया। तो d जो है डायमीटर ऑफ ईच वायर्स, तो देखिए डायमीटर ऑफ वायर्स जो है 3 mm दिया हुआ है, पिच ऑफ द थ्रेड जो है 5 mm दिया हुआ है। तो सारे वैल्यूज़ को हम बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में देखने समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो अब देखेंगे हम जो है 0.866 ये P हो गया। यहाँ पर पिच निकालने का देखिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू 0.866 P माइनस डी फॉर मेट्रिक थ्रेड, है ना। तो अब यहाँ पर P जो है P इक्वल्स टू पिच ऑफ थ्रेड, है ना। तो पिच ऑफ थ्रेड जो यहाँ पर निकालना, अब देखिए E का जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू M माइनस 2D प्लस 0.866 P माइनस डी। तो अब बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ जो है हमारे पास में, जैसे कि m का, e का, d का, p और d, ये सब का, वो सारे वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर e जो इफेक्टिव डायमीटर जो हमें निकालना है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, उस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसका जो सही जो फॉर्मूला है वो ये है -2d, है ना। हो रहा है तो ये माइनस डी और ये माइनस डी दोनों क्या हो जा रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं, और ये माइनस होकर के क्या हो जा रहा है, ये 2d हो जा रहा है। तो ठीक है, p माइनस डी यहाँ पर हो रहा है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है और ये 3d की जगह 2d हो जा रहा है। सॉरी, 2d से क्या हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। देखिए माइनस 2d माइनस डी, तो माइनस 2d माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2d से क्या हो जा रहा है, 3d हो जा रहा है। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो है ई इक्वल्स टू m माइनस डी 0.866 p माइनस डी, ये है एक्चुअल फॉर्मूला। तो हमने इसे थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके, थोड़ा सा एडिट करके हमने क्या कर दिया है, m माइनस 3d प्लस 0.866 p कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया है E इक्वल्स टू m माइनस 3d प्लस 0.866 p कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए सब का वैल्यू मैं बता देता हूँ, m का वैल्यू 40 है, 3 का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 5 है। तो ये सब का वैल्यू हमें पता है। देखिए m का वैल्यू, यहाँ पर देखिए m का वैल्यू, ओके, m का वैल्यू 40 है, d का वैल्यू देखिए 3 है, और पिच थ्रेड ऑफ डायमीटर जो है यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर देखिए ये 40, ये d3 और पिच जो है ये 5 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर ये पूरे वैल्यूज को जब में, तो हमें क्या क्या देखने को यहाँ पर मिलेगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने देखिए 35 सॉरी, जैसे ही हमने देखिए यहाँ पर m की वैल्यू, यहाँ पर हमने नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, है ना। तो जैसे ही हमने पूरे वैल्यूज को जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट किया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए 40 माइनस 3, है ना, 3 इंटू 3, तो ये जो 3 जो है, 3 के बाद वाला जो 3 है, ये d का वैल्यू है, प्लस 0.866 इंटू 5, है ना, जो पिच जो है उसका वैल्यू 5 है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 31 प्लस 4.67, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव डायमीटर जो होगा वो क्या हो रहा है, 35.33। तो इस आंसर को अब हम क्या कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए इफेक्टिव डायमीटर जो रहता है वो डायमेंशन ओवर द वायर से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है, ठीक है। तो डायमेंशन ओवर द वायर्स जो है, ये हमें वैल्यू जो है m की, वो वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 40 दी हुई है। यहाँ पर देखिए डायमेंशन ओवर द वायर्स की जो वैल्यू है ये हमें 40 दी हुई है, और यहाँ पर देखिए इफेक्टिव डायमीटर जो है ये 35.33 आया है। ये बिल्कुल ठीक वैल्यू है, जो कि इससे कम है, डायमेंशन ओवर द वायर के वैल्यू से कम है। तो मतलब कि हमारा ये जो वैल्यू जो है ये बिल्कुल ही अप्रोक्सीमेट आ रहा है, बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर अब हम आंसर को यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, देयरफॉर इफेक्टिव डायमीटर इक्वल्स टू 35.33 mm। तो यहाँ पर ही हमारा दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल भी खत्म होता है। अब जो है हम थर्ड नंबर के अपने न्यूमेरिकल को हम फोकस करते हैं कि थर्ड नंबर के न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही है। यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ही विशेष करके ध्यान रखेंगे कि मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं। जैसे कि साइन बार में कुछ टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, वो 1-2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, ईजी है। ये जो है स्क्रू थ्रेड्स में जो है, इसमें हम कुछ फार्मूलेज 2 और 3 फार्मूलेज का हम यूज़ करते हैं। फार्मूले को आप नोट डाउन करके सेपरेट कॉपी में
रख लेंगे। और जो है कुछ ना हम मैट्रिक थ्रेड्स के ऊपर में भी हम कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे, गियर टर्मिनोलॉजी करके जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, तो गियर टर्मिनोलॉजी पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल हैं जो कि बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स को भी अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से बने, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके भी फॉर्मूले को हम सेपरेटली जो है एक अलग कॉपी में नोट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जितना भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और जब हम बनाएंगे तो फॉर्मूला भी हमें आसानी से याद आ जाएगा। अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी, प्रकार का न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आसानी से कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब जो है देखेंगे यहाँ पर, अब हम कि यहाँ पर फॉलोइंग रीडिंग 3rd नंबर का न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग रीडिंग्स वेर ऑब्टेन्ड while measuring effective diameter of metric thread by 3 wire methods, calculate the effective diameter। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वायर मेथड के माध्यम से यहाँ पर कैलकुलेट करना है। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 वायर मेथड के माध्यम से हमें डायमीटर ऑफ वायर हमें कैलकुलेट करना है, और जो कि देखिए यहाँ पर हमें 3 वायर मेथड के माध्यम से हमें इफेक्टिव डायमीटर यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखिए 2 वायर मेथड के माध्यम से हमने इफेक्टिव डायमीटर जो कैलकुलेट किया है वो 2 वायर मेथड के जरिए हमने किया, तो उसका जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा क्या था, अलग था उसका फॉर्मूला। ओके, और यहाँ पर देखिए 3 वायर मेथड से हमने किया है तो इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसके माध्यम से अब जो है हम करेंगे। अब 3 वायर मेथड का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स लगे हैं, जैसे कि कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेंगी। तो आइए हम देखते हैं। तो डायमीटर ऑफ वायर जो है स्मॉल डी जो है वो हमें 35 mm दिया, डायमीटर ओवर वायर कैपिटल एम जो है ये 35 mm है। डायमीटर ऑफ वायर जो है ये 3 mm हमें दिया हुआ है। पिच ऑफ द थ्रेड जो है ये 5 mm दिया हुआ है, जिसे पी से हम डिनोट करते हैं। कैपिटल एम इक्वल्स टू 35, स्मॉल डी इक्वल्स टू 3, और स्मॉल पी इक्वल्स टू 5 mm। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन जाएंगे, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में सबसे पहले डायामीटर ओवर द वायर जो है ये 35 mm, मतलब m इक्वल्स टू 35, डाया ऑफ वायर स्मॉल डी इक्वल्स टू 3 mm, पिच ऑफ द थ्रेड मतलब स्मॉल p इक्वल्स टू 5 mm। बाई 3 वायर मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्टिव डायमीटर इक्वल्स टू साइज ओवर वायर माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के निकालने के लिए के एक यहाँ पर कांस्टेंट है ऐसा मान लीजिए आप। तो के की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए इफेक्टिव डायमीटर इक्वल्स टू एम माइनस के। तो के का जो फॉर्मूला है देखिए ये लिखा हुआ है, के का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, d इंटू 1 प्लस कोसेक एक्स बाई 2 इंटू माइनस पी बाई 2 कॉट एक्स बाई 2। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो एंगल ऑफ थ्रेड जो है, देखिए एंगल ऑफ थ्रेड जो है ये हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 60 डिग्री, और k इक्वल्स टू यहाँ पर d का जो है 3 हमने लिख दिया है, इसे आप देख सकते हैं। 1 प्लस कोसेक x का जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, माइनस p का वैल्यू है 5 बाई 2, कॉट x का वैल्यू है 60 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर मैट्रिक थ्रेड एंगल ऑफ थ्रेड जो है x जो है यहाँ पर 60 डिग्री एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, जो कि हमें हर जगह यहाँ पर कंसिडर करनी होती है। तो जब भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आपको ये दो फॉर्मूले को आपको यहाँ पर याद रखना है। किस किस फॉर्मूले को आपको याद रखना है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो इफेक्टिव डायमीटर जो है ये हो जाएगा 30 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर हमेशा आपको याद रखनी है। दो फॉर्मूले को जब भी 3 वायर मेथड को का जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो दो फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फॉर्मूले को हम यहाँ पर नोट डाउन करके एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिस में हम लेकर के आ जाते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है E इक्वल्स टू एम माइनस के, ये हो गया एक फॉर्मूला। अब m जो है यहाँ पर हमें पता है, k हमें यहाँ पर हमेशा फाइंड आउट करना होता है। तो k इक्वल्स टू क्या होगा, इस चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो k इक्वल्स टू क्या बताया जा रहा है, d इंटू देखिए ये d बताया जा रहा है
d इंटू 1 प्लस कोसेक x/2। ठीक है, अब इसके बाद है x/2 माइनस p/2 माइनस p/2 कॉट x/2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखिए जो कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, d इंटू 1 प्लस कोसेक x/2 माइनस p/2 कॉट x/2, है ना। तो अब इसी में ही देखिए d का वैल्यू 3 है ना, x का वैल्यू 60 डिग्री हमने एज्यूम किया है, p का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 60 है। तो ये सारे वैल्यूज को जब हम लिखेंगे तो हमें क्या वैल्यू हमें देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा देखिए यहाँ पर k जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 3 इंटू 1 प्लस कोसेक 30 माइनस 2.5 कॉट 30, ये सब को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 2.5 इंटू 1.732, तो ये हमें देखने को मिल रहा है 9 माइनस 4.33, तो जिसका इक्वल्स टू क्या हो रहा है 4.67 mm, है ना, 4.67 mm। तो देयर फोर द इफेक्टिव डायमीटर, तो जो इफेक्टिव डायमीटर जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, E इक्वल्स टू एम माइनस ए। ये वाले फॉर्मूले को हमने लिख चुका है अपने व्हाइट बोर्ड में। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू दिख रहा है, 35.4.67, है ना। तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, जो इफेक्टिव डायमीटर है वो आ रहा है 30.33। द इफेक्टिव डायमीटर इक्वल्स टू 30.33 mm यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना। तो अब देखिए जो मेजर जो डायमीटर ओवर द वायर जो था वो कितना था, 35 था, और इफेक्टिव डायमीटर 30.33। तो डायमीटर ओवर द वायर से हमेशा कम रहती है इफेक्टिव डायमीटर की वैल्यू। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रॉब्लम जो है ये आसानी से यहाँ पर देखिए सॉल्व हो गया है। अब देखिए ये सब जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।